नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के तीसरे चैप्टर के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ये एक प्रकार से जो मॉडल पेपर आपने दिया है ये तो ठीक बात है, लेकिन चैप्टर वाइज क्लासेस प्रारंभ करवा दीजिए। देखिए, चैप्टर वाइज क्लासेस जो होंगी वो आपकी होती रहेंगी। चैप्टर वाइज क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल पेपर, चूँकि मॉडल पेपर में तमाम प्रकार के टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करता हूं और उनको विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिसमें क्या होता है कि आप विभिन्न टॉपिक के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से जान पाते हैं। इसमें एक ही टॉपिक आप कवर कर पाएंगे, तो जितना समय मुझे एक लेक्चर लेने में लगता है उतने ही समय में मैं एक मॉडल पेपर भी तैयार कर सकता हूं, या उससे थोड़ा समय और ज़्यादा लगता है मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर का एक प्रकार से बेनिफिट्स ये होता है कि आपका रिवीजन होता चला जाता है। तो अगर आप 4-5 मॉडल पेपर अगर हमारे देख लेंगे तो आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको सारे सिलेबस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के परेशान ना हो। संस्कृत के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं ढूंढ करके और आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो और इस तरीके से अपने हिसाब से मैं आपको समझाने का हर एक चीज़ प्रयास करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्लासेस, तीसरी चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये तो होते रहेंगे। ठीक है, इसके बीच बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा, उनको भी मैं बीच बीच में इंक्लूड करता रहूँगा, तो उसको लेकर के परेशान आप मत होइएगा। ठीक है, अब चले जानने का प्रयास करते हैं कि जो है आपके तीसरे चैप्टर में संस्कृत में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। संस्कृत साहित्य की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए संस्कृत साहित्य। संस्कृत में आपको पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में बेसिकली जानना है। किसके बारे में? संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में आपको समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये है। इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर देख लिए हैं और तीसरा चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से है। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य में क्या पढ़ेंगे भैया? वैदिक साहित्य में ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र के बारे में। ठीक है, ज्योतिष विद्या क्या रही भारत में, मतलब कि भारतीय प्राचीन इतिहास में, या एक प्रकार से वैदिक साहित्य में बेसिकली वैदिक साहित्य में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग गणित के बारे में समझ चुके कि वैदिक साहित्य में गणित की एक प्रकार से कैसी व्यवस्था थी या गणित के बारे में क्या था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। तो आज की वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र, ज्योतिष माने होता है गणना करना या एक प्रकार से भविष्य के बारे में जानकारी देना। ठीक है, या गणना करना नक्षत्रों की। ठीक है, और इन सभी की गणना करके बताना कि कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय उतना ठीक नहीं है, इसी के बारे में है। ठीक है, जबकि वास्तुशास्त्र की अगर बात करें तो वास्तुशास्त्र जो होता है ये एक प्रकार से किस दिशा में घर बनवाना चाहिए या घर बनाने का पूरा जो एक प्रकार से विज्ञान होता है उसके बारे में जानने का प्रयास। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की अगर बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र को परम ब्रह्म परमात्मा के, परम ब्रह्म मतलब कि जो ब्रह्मा है या एक प्रकार से जो एक विराट पुरुष हैं, उनके एक प्रकार से उस परमात्मा के मुख से निकले अपौरुषीय वेद का नेत्र कहा जाता है। चूँकि परमपिता ब्रह्मा के एक प्रकार से मुखार बिंदु से निकला वेद। ठीक है, अपौरुषीय इसको क्यों कहते हैं? वेद को अपौरुषीय वेद। अपौरुषीय मतलब कि चूँकि वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं की है या किसी मनुष्य ने नहीं की है, ये एक प्रकार से मनुष्य से अछूता रहा है। इसकी रचना या वेदों का उल्लेख या वेदों का एक प्रकार से जो एक प्रकार वेदों को श्रुति भी कहते हैं, चूँकि वेद एक प्रकार से सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुए हैं। वेद लिख करके नहीं हस्तांतरित, बाद में जब लिपियों का विकास हुआ तब वेदों का एक प्रकार से वेदों को लिखा गया। इससे पहले वेदों को मौखिकी में याद रखा जाता था, यानी कि एक ऋषि दूसरे ऋषि को बताता था, दूसरा ऋषि याद करता था, फिर दूसरा अपने शिष्य को, उनके शिष्य को, इस तरीके से सभी लोग याद करते थे वेद। मैंने शुरुआती चैप्टर्स में आपको बताया। अब क्या है कि ये जो एक प्रकार से अपौरुषीय वेद इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा ये उनके मुखमंडल से निकला है। ठीक है, पर ब्रह्म मतलब होता है जो ऐसा ब्रह्म जो कि पूरे के पूरे संसार को चलाता है, या एक प्रकार से पूरे का पूरा संसार जिससे चलायमान है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, वो ईश्वर, वो पार ब्रह्म, वो परमात्मा, उसी के मुखमंडल से निकला वेद। इसको अपौरुषीय इसीलिए कहते हैं चूँकि इसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। और उसी एक प्रकार से वेद का नेत्र कहा जाता है। किसको? वेद का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र को। ठीक है, ज्योतिष एक प्रकार से कल्प, ज्योतिष, ये सब निरुक्त, ये सब क्या हैं? ये सब वेद के एक अंग हैं। यानी वेद के 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में वेदों के एक अंग ज्योतिष भी होता है, जो कि वेद का नेत्र भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। किसका? ज्योतिष का, जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्यों को धर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र जो है बेसिकली भारतीयों की अमूल्य निधि है, मतलब एक प्रकार से भारतीयों की ही ये निधि है और अमूल्य निधि है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यह शास्त्र जितना व्यापक है, मतलब व्यापक माने बड़ा है,
उतना ही एक प्रकार से उतना ही व्यवहारिक भी है। ठीक है, व्यवहारिक मतलब कि ज्योतिष आजकल भले ही व्यवहार में ना हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी अभी भी एक प्रकार से ज्योतिष विद्या का एक प्रकार से प्रयोग पंडित वगैरह जो पंडित जी लोग करते हैं। व्यवहारिक भी है। प्रयोगात्मक दृष्टि से वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों तथा विद्वानों की गवेषणात्मक उत्कंठा मतलब कि खोजबीन या जो एक प्रकार से रिसर्च वगैरह करते हैं, वो उत्कंठा की परितृप्ति यानी कि जो एक प्रकार से मनुष्य की जिज्ञासा है, गवेषणात्मक जो एक प्रकार से उत्कंठा है, उसको शांत करने के लिए, उसकी तृप्ति के लिए हमें आक्षुण्य वस्तु भंडार उपलब्ध है। ठीक है, वेदांगों में बेसिकली बात की है तो ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है। 6 वेदांग हैं, उनमें से ज्योतिष भी एक प्रकार से एक वेद का अंग माना जाता है। पाणिनि नाम के एक महर्षि हैं, ठीक है, उन्होंने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा। ठीक है, क्या कहा? पाणिनि ने क्या कहा भैया? पाणिनि ने एक प्रकार से नेत्र कहा। किसको नेत्र कहा? पाणिनि ने नेत्र कहा किसको भाई? पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है कि वेद का एक नेत्र होता है, यानी वेद के 6 अंगों में से एक अंग है आपका कौन सा? ज्योतिष। और क्या लिखा कि ज्योति सामयनम चक्षु। ठीक है, यानी ज्योति क्या है? वेद पुरुष का मतलब कि जो एक प्रकार से ये है ज्योतिष है। ज्योतिषामयनम चक्षु, यानी कि एक प्रकार से मनुष्य जो है बिना चक्षु के या फिर नेत्र होता है, वेद रूपी पुरुष का नेत्र होता है। चूँकि वेद तभी एक प्रकार से दिखाईमान होता है जब एक प्रकार से उसके नेत्र यानी कि एक प्रकार से ज्योतिष विद्या होती है, यानी कि वेद के लिए जरूरी होता है ज्योतिष विद्या का होना। जैसे मनुष्य बिना चक्षु यानी नेत्र के किसी दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कोई वस्तु मनुष्य नहीं देख पाता जिस तरीके से उसकी आंख नहीं होती है। ठीक वैसे ही जो वेद शास्त्र होता है या वेद शास्त्र जो होता है वो विहित कर्मों को जानने के लिए ज्योतिष का महत्व सिद्ध है। यानी ज्योतिष के बिना एक प्रकार से ठीक उसी मनुष्य की भांति हो जाएगा जो एक प्रकार से एक अंधा मनुष्य है, उसी प्रकार से वेद हो जाएगा। भूतल, अंतरिक्ष और भूगर्भ। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, भूतल माने पृथ्वी का जो बाहरी आवरण जिस पर हम लोग रहते हैं, और अंतरिक्ष मतलब एक प्रकार से पृथ्वी के ऊपर यानी जो वायु वाला एरिया अंतरिक्ष वो होता है। ठीक है, तो भूतल, अंतरिक्ष और भूगर्भ के प्रत्येक पदार्थों का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है वही ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, यानी भूगर्भ और अंतरिक्ष और भूतल इन सभी के बारे में जानकारी हमको ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग होती है। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जैसे आकाशीय पिंडों का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है, जो आकाश में तमाम प्रकार के तारा मंडल हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ठीक है, राशियां हैं, इन सभी का प्रभाव एक प्रकार से सारे के सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है, वैसे ही मानव संसार पर भी इन नक्षत्रों का और इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यानी नक्षत्र जो होते हैं 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का एक प्रकार से प्रभाव जो है ये भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ। आजकल तो 8 ही ग्रह हैं, लेकिन वो 9 ग्रह जो है वास्तव में है 9 ग्रहों की पूजा होती। कौन कौन से ग्रह हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा गुरुर्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु। ये एक प्रकार से नवग्रह हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी 27 नक्षत्र जिसमें मघा, मूल, स्वाति, चित्रा, ठीक है, और इसके अलावा 28वां नक्षत्र एक होता है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, वो नक्षत्र क्या बोलते हैं? अभिजित मुहूर्त, ठीक है, अभिजित नक्षत्र और ग्रह इन सभी का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, और इसको देखने या जानने के लिए ज्योतिष रूपी नेत्र की आवश्यकता होती। किसको? नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति या इनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, और इस प्रभाव को जानने के लिए ज्योतिष रूपी नेत्र यानी आँख की जरूरत पड़ती है। यज्ञादि अनुष्ठानों के लिए काल को प्रकाशित करने के कारण ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की संज्ञा प्राप्त की गई, मतलब मिली है। ज्योतिष शास्त्र वेत्ता को भूत भविष्य के साथ अतीन्द्रिय पदार्थों का भी प्रत्यक्ष बोध होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि हमको नहीं दिखाई देते, या ऐसा एक प्रकार से समय मतलब भूतकाल की चीज़ें जो बीत गई हैं और भविष्य में जो होने वाला है, इन सभी की एक प्रकार से आशंका हमको हो जाती है ज्योतिष विद्या के द्वारा। यानी ज्योतिष एक प्रकार से ये बता देता है कि भविष्य में क्या होने वाला। अभी ज्योतिष शास्त्र पर एक मूवी बनी थी, ठीक है, आपने देखा होगा, प्रभास ने उसमें एक्टिंग करी है, बड़ी धाकड़ मूवी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा।
भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्यों के मन में सर्वदा प्रबल रहती कि भाई हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, या हमारा पास्ट कैसे रहा, हम अगले जन्म में क्या थे। ये मनुष्यों के अंदर तमाम रहता है कि भाई हमको पता चले कि हम भविष्य में क्या होंगे और पहले हम क्या थे, मतलब हमारा पास्ट क्या था। तो सर्वदा रही है, जिसकी परिणति यह फलित ज्योतिष होता है, यानी ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग ये बताया जा सकता है कि भविष्य में आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। कृषि, व्यापार, उद्योग, यज्ञ, सदाचार, धर्म, नौकरी तथा जीवन यात्रा हेतु शुभ काल निर्णय के लिए ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। यानी कभी भी आपको घर बनवाना होता है, कोई पूजा पाठ करनी होती है, भागवत कथा सुननी होती है, या एक प्रकार से कहीं पर जाना होना होता है, या शादी ब्याह का मुहूर्त देखना होता है, तो उस दौरान ग्रह और स्थिति, मतलब ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति एक प्रकार से देखी जाती है। उसमें एक प्रकार से तभी एक प्रकार से वो एक प्रकार से लगन बनाई जाती है, मुहूर्त निकलता है, और उसके बाद में नक्षत्र जब ठीक ठाक होता है तभी शादी होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि शादी ब्याह के लिए पहले पंडित जी को बुलाया जाता है, पत्रा पंचांग देखते हैं, और पंचांग एक प्रकार से बताता है कि इस समय में ये नक्षत्र कहाँ पर होगा, किस राशि में जो है कौन सा ग्रह प्रवेश करेगा, ये पूरा एक प्रकार से विवरण होता है। ज्योतिष शास्त्र से कर्मों के करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त जाना जा सकता है। कृषि आदि कर्मों में खास करके जौ, चना, मटर, गेहूं, धान आदि का काल अलग अलग होता है। इसी मुहूर्त की उपयोगिता यज्ञ आदि कर्मों के शुभ हैं। शुभ समय जानने के लिए कालमान का जानना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर के कब अच्छा मुहूर्त है, कब बुरा मुहूर्त है, ये सब भी ज्योतिष के द्वारा ही पता लगाया जाता है। काल भी शुभ अशुभ मिश्रित रहता है, यानी कि समय जो होता है वो शुभ अशुभ मिश्रित रहता है। जैसे सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा जी ने अच्छे बुरे दोनों को मिला करके अर्थात गुण दोषोमयी सृष्टि बनाई थी, जिसमें गुण भी है एक तरफ, दूसरे तरफ दोष है, जहाँ सुख है वहीं दुख है। इसी तरीके से एक मुहूर्त सुख का मुहूर्त होता है, दूसरा दुख का मुहूर्त होता है, ठीक है। कुछ मुहूर्त अच्छे होते, कुछ मुहूर्त वहीं बुरे होते, जैसे कालदंड वगैरह हो गए, ठीक है, भरड़ी भद्रा है, ये सब एक प्रकार से वो दोष हैं, जबकि गुण में आप देखते तमाम प्रकार के नक्षत्र हैं। उसी प्रकार शुभ योग हो गया, आनंद योग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार काल भी गुण दोष युक्त होते हैं, जैसा कि आचार्य बृहस्पति का कहना है। बृहस्पति एक प्रकार से कहते हैं, बृहस्पति संहिता में कहते हैं कि स्वभावदेव कालो अयम शुभ अशुभ समान्विता। क्या? स्वभावदेव कालो अयम शुभ अशुभ समान्विता, अनादि निधनो सर्वो न निर्दोषो न निर्गुणः, ठीक है। ऐसी स्थिति में शुभ अशुभ काल का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। भारतीय ज्योतिर्विद्वानों या ज्योतिर्विदों ने सृष्टि से लेकर के प्रलय, यानी कि एक प्रकार से जब सृष्टि का विनाश होता है उसी को प्रलय कहते हैं, अर्थात कल्पांत पर्यांत गणनाओं को सूक्ष्म विधि से निकालने का स्तुत्य कार्य किया है। भारतीय मनीषी आदिकाल से बानी जो भारतीय विद्वान हैं वो पहले प्राचीन काल से ही लौकिक और पारलौकिक, लौकिक माने इस युग की, और पारलौकिक मतलब कि इस युग के बाहर, यानी कि जो स्वर्ग और इसकी बात होती वो सुख प्राप्ति हेतु यज्ञ अनुष्ठान करना अपना परम कर्तव्य मानते रहे हैं। कौन सा यज्ञ कब संपादित किया जाना चाहिए, इसका ज्ञान सूर्य और चंद्रमा की गति पर डिपेंड होता है। स्थिति उनकी कैसी है और भिन्न भिन्न तिथियों, भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर आधारित होती हैं कि कब कौन सा मुहूर्त होता है, कब कौन सा कार्य करना चाहिए, कब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस शास्त्र को काल विधायक शास्त्र भी कहा है, जो कि एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र जो रहा है ये बड़ा उपयोगी रहा है। और आज भी वर्तमान में ज्योतिष विद्या का प्रयोग बहुत सारे लोग करके, और क्या जो पंचांग वगैरह पंडित जी देखते हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित है, ठीक है। दूसरा एक प्रकार से जो मुद्दा था वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र समझ लेते हैं क्या भाई। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं या समझाऊं तो वास्तुशास्त्र जानते हैं क्या? वास्तुशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो वास्तुशास्त्र जो होता है संस्कृत में कहा गया है कि गृहस्थस्य क्रियास्रवः न सिद्ध्यन्ति गृहम बिना, यानी एक प्रकार से वास्तु एक प्रकार से जो होता है वो घर एक प्रकार से किस तरीके का बनवाना चाहिए, घर में कौन सा कमरा किस दिशा में होता है, इन सभी बातों का एक प्रकार से ब्यौरा देता है। वास्तुशास्त्र जो है घर, प्रसाद, भवन तथा मंदिर निर्माण कराने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यानी ऐसा विज्ञान है जो एक प्रकार से मंदिर कैसे बनाना चाहिए, भवन यानी घर कैसे बनाना चाहिए, कोई स्थान कोई घर कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में बताता है, जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है इसको। यानी आर्किटेक्चर आज कहते नहीं, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग या एक प्रकार से जो आते हैं बनवाने वाले, तो आर्किटेक्चर जो होता है वही एक प्रकार से भारतीय जो है प्राचीन विज्ञान में वास्तुशास्त्र कहा जाता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए यह भी वास्तुशास्त्र ही बताता है, ठीक है।
और वास्तु शब्द से वास्तु का निर्माण हुआ है, वस्तु शब्द से, ठीक है। तो हमारे जीवन में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का उपयोग कैसे करना, उनकी स्थिति कैसे होनी चाहिए, उनको कैसे रखा जाए, ये बात भी एक प्रकार से डिसाइड करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, उत्तर भारत में विश्वकर्मा को प्रथम वास्तुशास्त्री के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में महान साधु मायन को एक प्रकार से प्रमुख वास्तुशास्त्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में विश्वकर्मा जी को और वास्तुशास्त्री यानी घर और बनाने के लिए बड़े उपयोगी थे विश्वकर्मा जी, ठीक है। जो लंका बनी थी विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कौन थे? साधु मायन, ये भी एक प्रकार से उस समय के वास्तुशास्त्र के बड़े विद्वान आदमी थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में 4 दिशाएं होती हैं और वास्तु जो होता है इन्हीं 4 दिशाओं पर काम करता है। 4 ही दिशाएं नहीं बल्कि और भी दिशाएं इसमें शामिल होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, तो इस तरीके से ये होता था। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चारों दिशाओं के अलावा भी 4 भी दिशाएं हैं, यानी इन्हीं चारों से बनने वाली और 4 दिशाएं हैं। आकाश तथा पाताल को भी इन दिशाओं में शामिल करके जो है कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिक्पाल की पूजा भी होती है भारतीय धर्म में। और इस प्रकार 4 दिशा और 4 बी दिशा और 1 और 2 एक प्रकार से आकाश पाताल, इनको जोड़ करके इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कितनी हो जाती है? कुल मिलाकर के 10 मानी जाती है, ठीक है। मूल दिशाओं का एक प्रकार से, मूल दिशाओं के मध्य दिशा जो होती है उनमें एक प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, ये सब तो होती ही हैं। इसके अलावा 4 और दिशाएं होती हैं जो बी दिशाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि ईशान एक होता है, एक होता है आपका ईशान के बाद में होता है भी कौन सा? आग्नेय दिशा, और इसके अलावा नैऋत्य दिशा, ठीक है ना, आप कर ले नैऋत्य दिशा, इसके यहाँ पर लिखे हैं। फिर वायव्य दिशा, ये सब बी दिशाएं हैं, यानी कि 4 जैसे कोने कोने पर होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये आपका होता है उत्तर, ठीक है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। अब पूरब और उत्तर का कोना जो होता है ये होता है ईशान कोण, ठीक है। ईशान या जो ईसा है या यही, ठीक है, यही दिशा होती है। इस तरीके से ऐसे ही 4 भी दिशाएं होती हैं और एक ऊपर एक नीचे, कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिक्पाल की पूजा भी होती है, ठीक है। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। वास्तुशास्त्र में पूरब दिशा के बारे में अगर बात करें तो वास्तुशास्त्र में पूरब दिशा बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है पूरब दिशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के उदय होने की दिशा होती है। इसीलिए एक प्रकार से जजमान लोग जो होते हैं, पूजा करने वाले लोग पूरब दिशा को एक प्रकार से मुख करके पूजा करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस दिशा के स्वामी देवता जो हैं वो इंद्र होते हैं। भवन निर्माण के समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखा जाता है। यह सुख और समृद्धि कारक होता है। अगर एक प्रकार से पूरब दिशा की ओर खुला है घर तो एक प्रकार से वह घर में सुख और शांति रहेगी, ठीक है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर जो होता है, घर भवन में रहने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर एक प्रकार से वास्तु दोष होता है इस तरीके के भवन में तो दिक्कत होती है, बीमार रहते हैं लोग, परेशानी और चिंता बनी रहती है, उन्नति के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न होती है अगर एक प्रकार से ऐसा होता है। तो भवन निर्माण के समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखा जाता है। यह सुख और समृद्धि का कारक भी होता है। इस दिशा में अगर वास्तु दोष हो जाता है, यानी कि वास्तु के हिसाब से अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाया है तो उससे दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा क्या होती है? तो पूरब और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा होती है, पूरब और दक्षिण कौन सी? यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये एक प्रकार से पश्चिम हो गया। तो पूरब और दक्षिण दिशा यानी ये वाली दिशा जो होती है, इसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? आग्नेय दिशा बोलते हैं। क्या? आग्नेय दिशा बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आग्नेय हो गई और ये ईशान हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? ये ईशान हो गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो ये जो आग्नेय दिशा है, पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। अग्निदेव इस दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण रहता है। इसमें धन की हानि होती है अगर इसमें वास्तु दोष हो जाता है, तो वास्तु के हिसाब से घर बनवाना चाहिए। मानसिक परेशानी भी रहती है लोगों में, चिंता बनी रहती है। यह दिशा शुभ होने पर भवन में रहने वाले ऊर्जावान, अगर शुभ दिशा होती है या शुभ होती है, उस दौरान भवन में रहने वाले जो लोग होते हैं ऊर्जावान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इस दिशा में रसोई घर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा और पूरब दिशा के बीच में, यानी कि आग्नेय दिशा की तरफ एक प्रकार से खाना बनाने वाला जो घर होता है वही बनाया जाता है, ठीक है।
तो ईशान दिशा की ओर क्या बनाया जाता है भैया, रसोई घर बनाया जाता है। अग्नि से संबंधित सभी कार्य के लिए यह दिशा शुभ मानी जाती है, इसीलिए एक प्रकार से ईशान दिशा यानी कि जैसे कि ये वाली दिशा जो होती है ये एक प्रकार से सबसे बेस्ट मानी जाती है ईशान दिशा, सॉरी ईशान दिशा बोल रहा हूँ, आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा किसके लिए मानी जाती है भैया, आग्नेय दिशा जो होती है ये एक प्रकार से उसके लिए मानी जाती है या रसोई घर के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा के बारे में बताएं, क्या इसका फायदा होता है, नुकसान। तो इस दिशा के स्वामी होते हैं यम देवता। ठीक है, दक्षिण दिशा के स्वामी कौन है, यम देवता हैं। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सुख और समृद्धि का प्रतीक है, यानी कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा। इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए कभी। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर, अगर दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होगा तो मान सम्मान में कमी आती है। गृह स्वामी के निवास के लिए यह दशा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, अगली दिशा है आपकी वास्तुशास्त्र में नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा जो होती है दक्षिण और पश्चिम दिशा जो होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा यानी ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये एक प्रकार से आपकी पूरब और ये पश्चिम, यानी एक प्रकार से जो दक्षिण और ये वाली दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम दिशा, यही दिशा एक प्रकार से कौन सी दिशा होती है, नैऋत्य एक प्रकार से। ठीक है, नैऋत्य दिशा, इसकी अगर बात किया तो ये इस दिशा में होती है, पश्चिम और दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा जो होती है इसी को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा का वास्तु जो होता है वो दोष, दुर्घटना, रोग और मानसिक अशांति देता है। यह आचरण एवं व्यवहार को भी दूषित करता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि भारी रखना चाहिए, खाली मतलब इसको भरा रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी राक्षस होता है। यह दिशा वास्तु दोष मुक्त होने पर भवन में रहने वाला व्यक्ति सेहतमंद रहता है और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर दोष मुक्त है वास्तुशास्त्र के हिसाब से है तो, अगर वास्तु दोष है तो दिक्कत होती है। और अगली दिशा है उत्तर दिशा। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की अगर बात की तो वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा का दरवाज़ा हमेशा लाभकारी होता है। अगर घर आपका उत्तर दिशा की ओर बना है, दरवाज़ा आपका उत्तर दिशा की ओर है तो एक प्रकार से लाभकारी माना जाता है। इस दिशा के स्वामी विष्णु भगवान स्वयं होते हैं। यदि द्वार दोष उत्पन्न होता है तो भगवान विष्णु की आराधना करें तथा पीले फूल की माला दरवाजे पर लगाएं। ठीक है, इस दोष में क्लियर। इसके अलावा अगला जो होता है वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की अगर बात की जाए तो यह दिशा वायु का तत्व का प्रतिनिधित्व होता है, पश्चिम दिशा। ठीक है, और इसके स्वामी वरुण देव स्वयं होते हैं। वरुण मतलब जल के देवता है तो वरुण देव होते हैं। लाभ की इस दिशा को बंद, ठीक है, लाभ की इस दिशा को बंद या दूषित करने से जीवन में निराशा, तनाव, आय में रुकावट और अत्यधिक होने का मतलब खर्चा होने का डर बना रहता है। जब एक प्रकार से आप इस दिशा का क्या करते हैं, इस दिशा को एक प्रकार से बंद या दूषित कर देते हैं पश्चिम दिशा को, तो इससे दिक्कत आती है। इसके अलावा अगली दिशा होती है वायव्य दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा भाई, वायव्य दिशा। वायव्य दिशा जो होती है ये वाली दिशा जो होती है ये होती है वायव्य दिशा। ठीक है, वायव्य दिशा ये वाली होती है कौन सी, नैऋत्य दिशा। ठीक है, नैऋत्य दिशा ये होती है आपकी कौन सी, आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। और ये वाली दिशा आपकी होती है कौन सी, ये वाली दिशा होती है आपकी ईशान। ठीक है, ईशा दिशा। क्लियर, तो यानी ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। इसका एक प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ये उत्तर है, ठीक है, ये वायव्य दिशा हो गई, यानी कि ये विदिशा है, वायव्य, ईशान और आग्नेय और नैऋत्य। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से क्या है भैया, ये बी दिशाएँ हैं। ठीक है, क्या हैं, ये बी दिशाएँ हैं, यानी जिस पर ये एरो लगा है ये बी दिशा है और बाकी एक प्रकार से दिशाएँ हैं। इन्हीं ये बी दिशाएँ जो है दिशाओं से बनी उत्तर, दक्षिण और पूरब। ठीक है, और पश्चिम, इन्हीं से मिलकर के बनी है क्या, ये 4 दिशाएं। तो 4 4 8 ही हो गई और एक ऊपर, ठीक है, ऊपर दिशा और एक नीचे। ठीक है, इस तरीके से 10 दिशाएं होती हैं, इन्हीं की पूजा होती है। हर दिशा के अपने अपने स्वामी होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, चले। तो वास्तुशास्त्र में वायव्य दिशा की अगर बात की तो यह दिशा वायव्य कोण, वायु तत्व और वायु देवता से जुड़ी हुई होती है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर क्या होता है, शत्रु का भय बना रहता है, रोग, शारीरिक शक्ति की कमी आती है और आक्रामक व्यवहार देखने को मिलता है व्यक्तियों में। ठीक है, इसके अलावा वास्तुशास्त्र में ईशान दिशा की अगर बात की जाए तो ईशान दिशा जो होती है वास्तुशास्त्र में यह दिशा ईशान कोण के नाम से जानी जाती है और अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली इस दिशा में पूजा का घर जो होता है वो ईशान कोण पर ही, यानी उत्तर और पूरब वाले कोने पर ईशान कोण पर पूजा का घर बनाया जाता है। पूजा घर वास्तु सम्मत होता है। इसके दोष पूर्ण होने से क्या होता है
कि साहस की कमी, अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है, कला और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आकाश भवन के मध्य भाग को माना जाता है, यानी आकाश क्या होता है, जो आकाश जो है, जो घर का बीच वाला एरिया होता है वो। तो आकाश और पाताल दो एक प्रकार से, यानी पृथ्वी और आकाश। तो आकाश भवन के मध्य भाग को माना जाता है। ईशान कोण की तरह इस दिशा को भी स्वच्छ और पवित्र रखना आवश्यक माना गया है, अन्यथा जीवन में कष्ट आता है, बाधा और तनाव आता है। तो घर का जो मध्य भाग होता है उसको हमेशा एक प्रकार से आपको स्वच्छ रखना चाहिए। कलह और चोरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ भारी भरकम सामान रखने से बचना चाहिए, ठीक है। और बाकी पाताल तो आप जानते नीचे। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये कुछ वास्तुशास्त्र और उसमें लेकर के चीज़ें बताई गई हैं जो ध्यान रखेंगे। तो वास्तुशास्त्र बेसिकली घर बनाने की एक कला, मंदिर बनाने की एक प्रकार से कला या उसका विज्ञान है। और जो एक प्रकार से ज्योतिष है वो ये बताता है कि कौन सा समय सही है, कौन सा समय गलत है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा मुहूर्त बुरा है, किस मुहूर्त में कौन सा काम ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, संस्कृत का या अन्य सब्जेक्ट का कोर्स है। सभी सब्जेक्ट का कोर्स बेसिकली है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप SMS कर दीजिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स में आपको करना कुछ नहीं है, आपको कहना है कि सर जी हमको कोर्स चाहिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। जैसे ये PDF मैंने पढ़ा है, ये PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के जो PDF नोट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, लेक्चर, रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलते रहेंगे। आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर और ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो BA BSc BCom को लेकर के आपका पेपर जो होता है वो कब होने वाला है, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बना दी है। अभी आज ही वीडियो अपलोड हुई है, आप लोग देख लें। और PDF कैसे प्राप्त करना है पूरा का पूरा, या कोर्स वगैरह पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।